नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली ही ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या ऑप्शन डी 7। तो राइट आंसर क्या होगा? संधि कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, 3 प्रकार की। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सी होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रखिएगा संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या ऑप्शन डी 7। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अभी आपने पढ़ा था कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ही यहाँ पर राइट होगा। स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। और कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है, कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए वागीश, बी दिगंबर, सी रत्नाकर या ऑप्शन डी दुष्कर्म। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वर संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो देखिए, वागीश का अगर संधि किया जाएगा तो क्या होगा? वाक धन ईस। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है वो किसका है? ये उदाहरण है आपका व्यंजन संधि का। ठीक है, दिगंबर की बात की जाए तो दिगंबर का संधि होगा दिक धन अंबर। तो ये भी जो उदाहरण है वो किसका है? यह उदाहरण है, यह भी उदाहरण व्यंजन संधि का है। रत्नाकर की बात की जाए तो होगा रत्न धन आकर। ठीक है, तो रत्न धन आकर ये उदाहरण किसका है? रत्न धन आकर ये उदाहरण है आपका स्वर संधि का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो रत्न धन आकर यानी रत्नाकर यह उदाहरण हो जाएगा स्वर संधि। और स्वर संधि में भी किसका उदाहरण होगा ये भी याद रखिएगा, दीर्घ संधि का। और अगर दुष्कर्म का संधि विकसित किया जाए तो क्या होगा? द प्लस कर्म। और ये उदाहरण किसका होगा? ये उदाहरण हो जाएगा विसर्ग संधि का। तो आपको चारों ही क्लियर है। तो स्वर संधि का पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तेज धन मय यानी तेजोमय। और किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है विसर्ग संधि का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? ऑप्शन ए पाप पुण्य, बी धड़ाधड़, सी कला प्रवीण या ऑप्शन डी त्रिभुवन। तो राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास पूछा गया है। और द्वंद्व समास क्या होता है? ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा, पाप और पुण्य। तो ये यहाँ पर कहलाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। अगर आपसे पूछा जाए धड़ाधड़ में कौन सा समास होगा, तो यह होगा अव्ययीभाव का उदाहरण। कला प्रवीण यानी कला में प्रवीण, तो विभक्ति होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। इसके बाद अगर आपसे त्रिभुवन में पूछा जाए तो प्रथम पद संख्यावाची है, इसकी वजह से इसका आंसर होगा द्विगु समास। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो द्विगु समास आपसे पूछा गया है। द्विगु समास यानी प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। देखिए, प्रथम पद किसका संख्यावाची है? ऑप्शन डी, तो त्रिभुवन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरल प्रश्न है। और दिन रात में अगर आपसे पूछा जाता कि दिन रात में कौन सा समास है, तो दिन रात में होता आपका द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद की प्रधानता है और योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता द्वंद्व समास के लिए। और द्विगु समास अगर आपसे पूछा गया था तो त्रिभुवन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, 8, 7 या 6। तो देखिए, समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन डी राइट होगा, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपको याद है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है, क्लियर है आपको? समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6। अगला प्रश्न है, भर पेट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि या ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो राइट आंसर क्या होगा? भरपेट शब्द में समास पूछा गया है। तो देखिए, याद रखिए, भरपेट का अगर आप संधि विकसित करेंगे तो क्या होगा? भर धन पेट। ठीक है, और जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रथम पद उपसर्ग हो और प्रथम पद की प्रधानता हो, तो वहां पर होता है अव्ययीभाव समास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो वह कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय,
द्वंद्व, बहुब्रीहि या ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो देखिए अभी मैंने आपको कराया था, 8वां प्रश्न कराया था कि अगर पहला पद प्रधान हो और उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए शब्द के आदि, या शब्द के मध्य में, या शब्द के अंत में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आरंभ में। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। अगर शब्द के अंत में आपसे पूछा जाता तो राइट आंसर क्या हो जाता? प्रत्यय। याद रखिएगा उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि यानी आरंभ में होता है, शुरू में होता है, और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए दिखावा, बी चढ़ावा, सी लावा, या ऑप्शन डी बुलावा। तो राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो देखिए दिखावा, चढ़ावा और बुलावा तीनों में ही आवा प्रत्यय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लावा। अगला प्रश्न है, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हर्ता, बी हर, सी हाथ, या ऑप्शन डी हरे। तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, हर्ता। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए गाय, बी पहाड़, सी दिल्ली, या ऑप्शन डी आम। तो राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है आपसे, तो दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शहर का नाम है दिल्ली, तो राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाकी गाय, पहाड़ और आम ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये भी याद रखिए, गाय, पहाड़ और आम तीनों ही जातिवाचक संज्ञा है और दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, या ऑप्शन डी अपादान। तो राइट आंसर क्या होगा? वह घर से बाहर गया। तो देखिए से विभक्ति आपसे पूछी गई है किस कारक की होती है, तो आपको पता है कि से विभक्ति करण कारक की होती है और अपादान कारक की भी होती है। तो यहाँ पर अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन होता तो आंसर सही हो जाता, पर यहाँ पर अब आपको इस प्रश्न के अनुसार आपको इस प्रश्न का आंसर करना होगा कि वह घर से बाहर गया, यानी मान लीजिए कि वो अभी घर में था, यहाँ पर घर में था वो, अब यहाँ से वो बाहर चला गया, तो अलग होने की स्थिति है, और जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ऑप्शन ए करण, बी संप्रदान, सी संबंध, या ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी सरल प्रश्न है, अधिकरण कारक होगा। आप विभक्ति देखिए और आंसर करिए। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में जो है पूछा गया था कि चारपाई शब्द किस कारक में है, तो अधिकरण कारक ही राइट आंसर होगा। सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पक्षी, बी बाज, सी मकड़ी, या ऑप्शन डी गेंडा। तो राइट आंसर क्या होगा? सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द आपसे पूछा गया है। तो देखिए पक्षी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होगा, बाज यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होगा, गेंडा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, मकड़ी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। और प्रश्न भी सरल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्त्रीलिंग वाला शब्द पूछा गया था तो मकड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिजात किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए विष, बी सुधा, सी मधु, या ऑप्शन डी मंदार। तो राइट आंसर क्या होगा? पारिजात किसका पर्यायवाची शब्द है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी मंदार का। याद रखिएगा, पारिजात किसका पर्याय होगा? मंदार का। अगला प्रश्न है, नवनीत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए घी, बी सुधा, सी मधु, या ऑप्शन डी मंदार। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए घी। नवनीत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए घी का। अगला प्रश्न है, पिशून किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? पिशून किसका पर्यायवाची होता है? तो ऑप्शन भी याद रखिएगा, किसका होता है? कौवा का। पिशून किसका पर्यायवाची शब्द है? कौवा का। अगला प्रश्न है, द्विज किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए पंछी, बी कौवा, सी मधुप, या ऑप्शन डी मंदार। तो द्विज किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका भी ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, पंछी का। याद रखिएगा, द्विज किसका पर्यायवाची शब्द है? द्विज है पंछी का। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा है आपसे कि ज्ञ वर्ण संयुक्त वर्ण है, ये आपको पता है, पर किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ऑप्शन बी आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से
बनता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख तक उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर इनमें से क्या होगा? कंठ से लेकर मुख तक आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए पहला ही हो जाएगा। सरल प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? अघोष वर्ण, मैं काफी बार ये प्रश्न करा चुका हूं, काफी बार इसकी परिभाषा बताई है कि अघोष वर्ण की पहचान क्या है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? बताइए, अघोष वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कौन सा है? नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 3 वर्ण यानी ऊष्म वर्ण और यहाँ पर स और स, ये तीनों ही स अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि स कैसा वर्ण है? स ऊष्म वर्ण भी है और स अघोष वर्ण भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु या ऑप्शन डी दंते। तो घ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है। क्यों है? क्योंकि क वर्ग का प्रत्येक वर्ण कंठ से उच्चारित होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि क वर्ग का प्रत्येक वर्ण कंठ से उच्चारित होता है, इसलिए इसे कंठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये क वर्ग कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। क वर्ग का प्रत्येक वर्ण यानी 5 वर्ण है, ये पांचों ही वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है, जो दिन में एक बार भोजन करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली ही ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कहा जाएगा जो दिन में एक बार भोजन करता है? तो ऑप्शन डी होगा, एकाहारी कहा जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रथ या पालकी को ढकने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओहार, बी फलाहारी, सी ओंकार या ऑप्शन डी एकाहारी। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रथ या पालकी को ढकने वाले कपड़े को ओहार कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। ऑप्शन ए विग्रह, बी निग्रह, सी अवग्रह या ऑप्शन डी अनुग्रह। तो देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार होता है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह। अगला प्रश्न है, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए उपत्यका, बी घाटी, सी द्रोण या ऑप्शन डी वेसिन। तो राइट आंसर क्या होगा कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, सत्य और अहिंसा डैश का संबंध है। ऑप्शन ए भीषण, बी घनिष्ठ, सी द्रोण या ऑप्शन डी विकट। तो देखिए सत्य और अहिंसा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, में घनिष्ठ संबंध है। याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कठिन, बी शुष्क, सी रुक्ष या ऑप्शन डी कठोर। आर्द्र का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का विलोम होता है शुष्क। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए जंगम, बी शुष्क, सी रुक्ष या ऑप्शन डी कठोर। तो राइट आंसर क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है और ये परीक्षा में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। विलोम शब्द से पूछा जाएगा कि स्थावर का विलोम बताइए, तो आपको बताना है ऑप्शन ए जंगम। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, हिंदी या जापानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, ठीकरा फूटना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जोर जोर से हंसना, या बी दुखी होना, या सी किसी के सर झूठा दोष लगाना, या ऑप्शन डी बर्तन तोड़ना। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीकरा फूटना मुहावरे का अर्थ होता है कि किसी के सर झूठा दोष लगाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए धूर्त प्राणी,
बी रोगग्रस्त होना, सी पेट तक लंबी दाढ़ी होना, या ऑप्शन डी देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट में दाढ़ी होना। मुहावरे का अर्थ है कि देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 35 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, यानी क्या स्कोर आपका रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 35 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं, यानी कितना स्कोर रहा। और जो भी विद्यार्थी क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है डेली ही प्रश्न कराए जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराए जाते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएं। तो आप तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।